Hello everyone. Good morning, sir. Good morning. How is everybody doing? Morning, sir. Good morning. सब लोग अच्छा कर रहे हैं? Yes, sir. Okay. So, am I audible to everyone? अमितोज आवाज आ रही है? Yes, sir. Okay. So, गुरमन आज आ गए. Thank you. गुरमन है और गितेंद्र भी हैं. Great. और काफी लोग absent भी हैं आज. So, 2 लोग absent भी हैं. Okay. So, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्लक्स के बारे में. फ्लक्स आप लोगों को समझ में आया क्या? Yes, sir. ओके. अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है. अदरवाइज आई विल स्टार्ट द सेशन फ्रॉम हियर. कुछ भी अगर आपको डाउट है फ्लक्स में नहीं समझ में आया हो या कुछ भी आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, आई एम ओपन टू डिस्कस. जय इज प्रेजेंट. ओके. सो अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं फ्लक्स में. जैस्मिन समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. ओके. तो हम लोग जो फ्लक्स की बात कर रहे थे, बेसिकली फ्लक्स जो होता है वो कोई भी गॉसियन सरफेस है. गॉसियन सरफेस क्या होता था सर? गॉसियन सरफेस होता था एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस, 3D में क्लोज सरफेस. उसको हम लोग गॉसियन सरफेस बोलते हैं. तो अगर मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया, उसके अंदर कितना चार्ज है, क्यू इन कितना है, सिर्फ इस बात पे फ्लक्स डिपेंड करती है. क्यू इन. सो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इस पे फ्लक्स डिपेंड करेगी. ठीक है. मैंने आपको बताया था लेट से कि ये मैंने गॉसियन सरफेस बनाया था लास्ट क्लास में. तो मैंने एक गॉसियन सरफेस बनाया था और इसके अंदर मैंने पूछा था आपसे कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी. तो बहुत सारे लोगों ने सही सोचा था कि फ्लक्स की वैल्यू सर 0 होगी. तो मैंने वो आपको समझाया था कि 0 कैसे होगी. बिकॉज इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस देयर इज नो चार्ज. सो अगर कोई चार्ज नहीं है, सो क्यू इन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. सो अकॉर्डिंग टू दैट आई कैन राइट द फ्लक्स विल बी 0. फिर मैंने आपको समझाया था और अच्छे तरीके से कि ये फ्लक्स 0 कैसे है. तो मैंने बताया था यार इस देखो, इस गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस 3D में है. 3D. ठीक है. ये जो गॉसियन सरफेस आपके स्क्रीन पे है, ठीक है. ओके. हाँ बिल्कुल, मैं शेयर कर दूंगा गितेंद्र. जो टॉपिक्स तुम्हें चाहिए बता देना, कौन कौन से लेक्चर आई शेयर. तो ये जो गॉसियन सरफेस 3D में है, तो मैंने बताया था कि इस गॉसियन सरफेस से 3 इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर तुम काउंट कर पा रहे हो तो देखो 1 2 और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही है और 3 ही एग्जिट कर रही है. तो 3 एंटर किया और 3 एग्जिट कर गया. सो आई कैन से दैट देयर इज नो चार्ज. वहां पे कोई सोर्स नहीं है. सो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर किया उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल गई. सो फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी. ठीक है. तो अब इसी कॉन्सेप्ट पे जो आपने देखा फ्लक्स की वैल्यू 0, ये क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे. लेट्स से आई हैव अ क्वेश्चन कि स्पेस में बात करेंगे अपन कि कोई स्पेस है. ठीक है. यहाँ पे एक चार्ज है -6 माइक्रोकूलम का. ठीक है. यहाँ पे चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का. यहाँ पे एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का. और यहाँ पे चार्ज है एक 4 माइक्रोकूलम का. ठीक है. और यहाँ पे एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का. ठीक है. और यहाँ पे एक चार्ज है 3 माइक्रोकूलम का. ठीक है. ऐसे मैंने स्पेस में बहुत सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करती है. ठीक है. ऐसे. ठीक है. अब मैंने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस बनाया. लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ गॉसियन सरफेस फॉर यू गाइस. सो मैंने एक गॉसियन सरफेस बना दिया. डॉट से शो कर रहा हूँ क्योंकि ये इमेजिनरी सरफेस होता है. तो ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया. ठीक है.
अगर मैं आपसे पूछूं यू हैव टू फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, सब लोग बताएं। Flux through this Gaussian surface, you have to find 3 into 10 raised to power 5. 3 micro coulomb upon E naught. एप्सिलॉन नॉट। और लोग भी epsilon naught. अमितोज आप भी बताएं आंसर क्या आ रहा है। माइक्रो होता है 10 to the power -6। हाँ, नीट वाले लोग आंसर करें। पार्थिव क्या आंसर आएगा फ्लक्स की वैल्यू? फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, पार्थिव आंसर बताएं आप। Yes, sir. 1 minute. 3 upon epsilon naught. हाँ, 3 माइक्रो कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, माइक्रो रहेगा वहां पे। और Yes, sir. जैसे बोलना है तो 3 into 10 to the power -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, बाकी लोग भी बताएं। आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स फ्रॉम नीट स्टूडेंट्स। जैस्मिन आंसर बताएं आप। 3 microcoulomb upon epsilon naught. देखिए, तो फ्लक्स की वैल्यू आपने लिखा कि सर मैं फ्लक्स लिख सकता हूँ Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो Q इन की वैल्यू क्या होगी आप देख सकते हो, 2 माइक्रोकूलम -3 माइक्रोकूलम प्लस 4 माइक्रोकूलम। सो 2 -3 + 4 माइक्रोकूलम में रहेगा ये, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो आ जाएगी 3 माइक्रोकूलम बोले तो 10 to the power -6 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके फ्लक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, अब बताएं गुरनूर। ठीक है, गुरनूर Yes, बताएं sir. ये जो फ्लक्स हमने निकाला, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ये जो हमने फ्लक्स निकाला अभी, जो ये वैल्यू आ गई है 3 into 10 to the power -6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स सारे चार्जेस के कारण है या केवल 3 चार्जेस के कारण है? सर 3 चार्जेस के कारण जो अंदर है। जो अंदर है। ठीक है, हाँ जैस्मिन बताएंगे कि ये जो फ्लक्स हमने निकाला स्पेस में, ये फ्लक्स 3 चार्जेस के कारण है या सारे चार्जेस के कारण है जो प्रेजेंट है? 3 charges के कारण है। 3 चार्जेस के कारण है। हाँ, शिवांगी गोयल आप बताएं। सर जो 3 चार्जेस अंदर है उनके कारण है। उनके कारण है। हाँ, जय तो एब्सेंट है। हाँ, अनंत बताओ। सर सारे चार्जेस के कारण है, क्योंकि हम जो मतलब काउंट करेंगे वो तो बीच वाले हैं, बाहर वालों का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, हाँ अभिनीत बताओ यार, ये सारे चार्जेस के कारण फ्लक्स है या केवल 3 चार्जेस के कारण? अभिनीत, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. हाँ बताओ, सारे चार्जेस के कारण है स्पेस में जितने भी चार्ज हैं या केवल 3 चार्जेस के कारण है? So केवल तीन charges. केवल 3 चार्जेस के। हाँ सौरभ बताओ। सर ये नेट फ्लक्स है तो सारे चार्जेस के कारण होंगे या 3 के कारण होगा? सबके कारण। सबके कारण। देखिए सब लोग ध्यान से समझे। देखिए ये जो फ्लक्स हमने निकाले ये नेट फ्लक्स है, यही से क्वेश्चन आता है। ये नेट फ्लक्स है। नेट फ्लक्स बोले तो अभी आपने देखा कि ये जो फ्लक्स होगा ये सारे चार्जेस के कारण होगा। ये नेट फ्लक्स है सारे चार्जेस के कारण, लेकिन चार्जेस वही लेंगे जो गॉसियन सरफेस के अंदर होगा। दिस इज नेट फ्लक्स, सो दिस फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस, ड्यू टू all charges present in space। ऐसा क्यों है सर? अब इस चीज को समझेंगे। अभी हमने जो लास्ट देखा था, नेक्स्ट पीछे वाली स्लाइड देखें। देखो चार्ज यहाँ पे था और यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस बनाया था, तो इस चार्ज के कारण इस गॉसियन सरफेस के थ्रू तुमने फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखा? 0। कैसे लिखा सर? सर इस फ्लक्स में क्या हो रहा है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है और 3 निकल रही है इस गॉसियन सरफेस से। तो जितने इंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है उतने निकल गई, दैट्स व्हाई फ्लक्स 0 आ गया। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो ये गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है?
3, मतलब सम जोड़ के 3 माइक्रोकूलम। लेकिन ये फ्लक्स क्या है, सबके कारण। कैसे होगा देखो इसको, अगर मुझे फ्लक्स बनाना है तो माइनस इस कूलम के कारण, माइनस 6 कूलम के कारण ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहा होगा, यहाँ से आ रहा होगा, सॉरी, स्पेस से। तो देखो इस गॉसियन सरफेस में, तुम देखो अपने गॉसियन सरफेस में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर की है इस गॉसियन सरफेस से। -6 की अभी केवल बात कर रहे हैं। 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर की है और 3 निकल गई है। तो -6 कूलम के कारण, -6 माइक्रो कूलम के कारण इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना है, 0। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? दैट्स वाई जो भी आप फ्लक्स निकालते हो गॉसियन सरफेस के थ्रू, वो नेट फ्लक्स होता है, पूरे चार्जेस के कारण फ्लक्स होगा, लेकिन लेंगे वही चार्जेस जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस, बट जो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, उसमें जो क्यू इन होगा वो इनसाइड गॉसियन सरफेस होगा, कि गॉसियन सरफेस के अंदर इनसाइड कितना चार्ज है, बट जो फ्लक्स आउटपुट आएगा वो सारे चार्जेस के कारण आएगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट, दैट्स व्हाई गॉस इज मतलब अच्छा एक फिजिसिस्ट था और बहुत बड़ा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? सर तो इसका आंसर 3 चार्जेस होगा। इसका आंसर यार ड्यू टू ऑल चार्जेस होगा ना, यही तो लिखा मैंने, फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल चार्जेस। दिस जो ये फ्लक्स की वैल्यू तुमने लिखा 3 × 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो फ्लक्स निकाला है ये नेट फ्लक्स है। ये नेट फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। स्पेस में अगर मैं यहाँ पे और चार्ज रख दूं, लेट से 10 कूलम का और चार्ज रख दूं, 10 माइक्रो कूलम का, तो ये नेट जो फ्लक्स हमने निकाला, फ्लक्स की वैल्यू होगी क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर 3 चार्ज ही रहेगा, लेकिन जो फ्लक्स आएगा आउटपुट, जो फ्लक्स, ये पूरे स्पेस में कितने चार्जेस हैं उनके कारण ये फ्लक्स है, ऑल चार्जेस के कारण ये फ्लक्स है। तो जो गॉसियन सरफेस के बाहर वाले हैं, उनका 0 हो जाएगा इसलिए। हाँ, उनका फ्लक्स 0 है। जो मतलब गॉसियन ऐड वो भी हो रहे हैं लेकिन उसका 0 हो रहा है, इसलिए पता नहीं 0 चल है, रहा। बिल्कुल। अगर तुम्हें ऐड करना है क्यूबिन, तो क्यूबिन क्या करोगे, इनसाइड सरफेस तो इतना ही चार्ज है, 1 2 3, यस सर। लेकिन बाकी लोगों का फ्लक्स क्या हो रहा है, इस +10 माइक्रोकूलम का मुझे देखना है फ्लक्स, तो इसका फ्लक्स इस गॉसियन सरफेस के लिए क्या है, ऐसा कुछ मान लो, लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होगी, इंटर की है और एग्जिट कर गई। तो +10 माइक्रोकूलम के कारण इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना है, 0, ड्यू टू दिस 10 माइक्रोकूलम। क्लियर है क्या ये बात? यस सर। ओके, अमितोज ये बात क्लियर है क्या? दिस फ्लक्स इज ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। Yes, sir. ओके, बट चार्जेस वही लेंगे जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होगा। क्लियर है पार्थिव वैद्य, ये बात समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है, इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे आपके। ठीक है, दूसरी बात जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं, देखें, हाँ यहीं पे कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस करेंगे। लेट से अगर मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ठीक है, कि अगर फ्लक्स 0 है, फ्लक्स बोले तो नेट फ्लक्स की बात करेंगे हमेशा, इफ नेट फ्लक्स 0 इंप्लाइज, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। 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 नीट वाले भी बताएं कि अगर नेट फ्लक्स 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। जैस्मिन, ट्रू या फॉल्स ये स्टेटमेंट? false, फॉल्स। सबको क्लियर है क्या ये बात? देखो यस सर। इस पॉइंट पे तुम +10 माइक्रोकूलम के कारण चार्ज लिख सकते हो इस पॉइंट पे, इस गॉसियन सरफेस पे, लेकिन फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर फ्लक्स की वैल्यू 0 है तो कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। क्लियर है ये बात? ओके, नेक्स्ट थिंग, अगर मैं बोल रहा हूं इफ
इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब ऑन एवरी सरफेस, ठीक है, एवरीवेयर ऑन क्लोज सरफेस, मुझे इसको और क्लियर लिखना पड़ेगा, आप लोग भी लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो एवरीवेयर ऑन क्लोज सरफेस, एवरीवेयर ऑन क्लोज्ड सरफेस, if electric field zero everywhere on closed surface, it means implies फ्लक्स जो होगा वो जीरो। ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू होना चाहिए सर। ट्रू होना चाहिए। बाकी लोग भी बताएं। मैंने बोला कोई भी एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, उसके हर एक क्लोज सरफेस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। जीरो। जैस्मिन आप बताएं। जीरो ही होगी। जीरो। सो ये स्टेटमेंट होगा ट्रू, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट्स असर्शन रीजन में आ सकता है एडवांस के क्वेश्चंस में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये असर्शन रीजन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस के पैटर्न का। दो स्टेटमेंट रहते हैं, एक असर्शन रहता है, एक रीजन रहता है, फिर 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है। क्लियर है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा तो फ्लक्स क्या लिखोगे? ई डॉट डी एस। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा? जीरो। सो फ्लक्स विल बी जीरो। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो यूज नहीं कर पाते हैं फ्लक्स की जो एक्चुअल चीजें होती हैं, वो यूज नहीं कर पाते हैं। आपको यूज करना पड़ेगा दोनों कॉन्सेप्ट कि फ्लक्स जो लिखा गया है नेट फ्लक्स, वो लिखा गया है लाइन इंटीग्रल, अब आपको यहाँ पे गोला लगाना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस। क्लियर है? आप ये भी लिख सकते हैं और इक्वल टू होगा ये क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। सो इसका यूज आपको करना पड़ेगा कि फ्लक्स इसके बराबर भी है और फ्लक्स इसके बराबर भी है। तो जहां पे आपको चीजें डिफाइन करना हो, कुछ चीजें यहाँ से डिफाइन कर सकते हो और कुछ चीजें आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आपको सर ये लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लाइन इंटीग्रल क्या होता है? लास्ट क्लास में नहीं थे क्या तुम? था सर। लाइन इंटीग्रल मैंने बोला था कि क्लोज सरफेस के ऊपर होगा, जो भी इंटीग्रेशन होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो भी इंटीग्रेशन आप करोगे ई डॉट डी एस, ये हमेशा क्लोज सरफेस के लिए होगा। क्योंकि क्लोज सरफेस के लिए क्यों होगा? क्योंकि गॉसियन सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए। जो गॉसियन सरफेस इमेजिनरी सरफेस था वो हमेशा क्लोज सरफेस था। तो ये इंटीग्रेशन हो रहा ओवर अ क्लोज सरफेस, दैट्स व्हाई यहाँ पे ये गोला लगता है। दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। मैं बोल सकता हूँ इसको लाइन इंटीग्रल ओवर इंटीग्रेशन, नॉर्मल इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल भी उसको बोल सकते हैं। ये गोला इसलिए लगाते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज सरफेस होता है। क्लियर है क्या ये बात? ओके सर। ठीक है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। उसके बाद लेट्स से एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक ठीक है, एक क्यूब है मेरे पास, ठीक है, ऐसा एक क्यूब है, ठीक है, जिसकी साइड ए है, क्यूब का साइड है ए। मैंने क्या किया है, ठीक है, इसके सेंटर पे, इसके एक सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे, क्यूब के सेंटर पे क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब के सेंटर पे मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है, क्यूब के सेंटर पे मैंने एक क्यू चार्ज रख दिया है। तो पूरे क्यूब के थ्रू फ्लक्स अगर मुझे पता करना है, फ्लक्स थ्रू क्यूब, तो वैल्यू क्या होगी फ्लक्स की? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। सब लोग बताएं। अमितोष क्या होगी वैल्यू?
Q upon एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है ये सबको? यस सर। क्योंकि क्यूब कैसा बिहेव करेगा? एज अ गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस। क्योंकि जैसे जय ने कल बताया था कि मैं इसको क्यूब से बंद कर सकता हूँ, सिलेंडर से बंद कर सकता हूँ, स्फीयर से बंद कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस में इसको ट्रीट कर सकता हूँ। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों सर? क्योंकि फ्लक्स क्या लिखूंगा मैं? लिखूंगा फ्लक्स क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्यू इन कहाँ देखूंगा? क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज है? क्यू, और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। सो दिस विल बी फ्लक्स थ्रू दिस क्यू। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें बताना है फ्लक्स ड्यू टू वन फेस ऑफ क्यूब, ड्यू टू वन फेस ऑफ क्यूब, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? किसी एक फेस के थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। Yes. इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बाकी लोग बताएं क्या होगा वैल्यू? फ्लक्स ड्यू टू वन फेस ऑफ क्यूब। So QA square. क्यू ए स्क्वायर। ठीक है, बाकी लोग भी बताएं। हाँ गुरनूर, क्या आंसर आ रहा है? QA square. यस सर, यही आ रहा है जो अभिनीत का आया, क्यू ए स्क्वायर। क्यू ए स्क्वायर। हाँ शिवांगी गोयल, आप बताएं। शिवांगी गोयल तो श्योर नहीं है। श्योर नहीं है। ठीक है, हाँ पार्थिव, आप बताना चाहेंगे क्या? Sir, Q upon 6 epsilon naught. क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। कैसे? सर बिकॉज जो नेट फ्लक्स है पूरे क्यूब का वो Q upon epsilon naught है। तो अगर एक फेज का निकालना है तो एक क्यूब के 6 फेजेस होते हैं, तो यूनिटरी में। हाँ ठीक है, बिल्कुल सब लोगों ने सुना, बिल्कुल सही बात है। देखिए, कोई क्यूब है तो क्यूब में कितने फेसेस हैं? 6। ठीक है, तो टोटल 6 फेसेस से जो फ्लक्स की वैल्यू थी क्या थी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी एक फेस का अगर मुझे बात करना है, कोई सा भी एक फेस आप ले लोगे, तो किसी एक फेस का अगर मुझे बात करना है तो कितना फ्लक्स निकल रहा होगा? 1/6। सो Q upon 6 epsilon naught will be the answer for this question कि फ्लक्स ड्यू टू वन फेस ऑफ द क्यूब, एक फेस के कारण कितना फ्लक्स होगा? क्योंकि सिमेट्री है, क्यूब का हर एक साइड क्या होता है? हर एक फेस सिमेट्रिकल होता है। तो 6 फेसेस से Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेस से 1/6। क्लियर है क्या ये? मान लो इससे 20, मान लो क्यूब का जो एरिया है, आपको नहीं समझ में आया तो आप बोल दो, हैंड रेज कर दो। ठीक है, लेट से क्यूब का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया। लेट से यहां से फील्ड लाइंस जो निकल रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो निकल रही है, लेट से निकल रही है 24। ठीक है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी जैस्मिन? 24। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेट से क्यूब का एरिया क्या है? 1 मीटर स्क्वायर। जो फील्ड लाइंस इससे निकल रही है क्यू चार्ज से 24, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 24। और ये फ्लक्स 24 है, कितने फेसेस से निकल रहा होगा? 6 फेसेस से। तो एक फेस के थ्रू क्या होगा? ड्यू टू वन फेस, क्योंकि सिमेट्री है, तो ड्यू टू वन फेस क्या लिखोगे कि सर टोटल फ्लक्स क्या है? 24, और डिवाइडेड बाय कर दूंगा 6 फेसेस, तो एक फेस के थ्रू आ जाएगी तुम्हारे पास। सो वी हैव यूज्ड द सिमेट्री हियर। क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ या ना बताएं। सौरभ, ये क्लियर है बात? क्लियर है सर। ओके, अब देखिए गॉस ने क्या बोला। ठीक है, देखिए गॉस लॉ जो है, आप लिखेंगे इस बात को सब लोग, मैं आपके लिए बोल देता हूं कि जो गॉस का लॉ था, गॉस लॉ, जो गॉस लॉ है, लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड,
कि गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल। ठीक है, सब लोग सुनेंगे कि जो गॉस लॉ है सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई है, नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई है। लेकिन हम लोग क्या अभी +2 में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग केवल हाईली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का हम लोग गॉस लॉ देखेंगे। हाईली सिमेट्रिकल, जैसे आपके पास स्फेयर रहेगा, स्फेयर का आपको एरिया पता है, ठीक है, क्यूब रहेगा उसका सरफेस एरिया पता है, उसके बाद आपके पास रहेगा सिलेंडर रहेगा, उसका आप सरफेस एरिया विजुलाइज कर सकते हो। तो बहुत हाईली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए आपको गॉस लॉ पढ़ना है, बट गॉस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल बोथ सरफेसेस। अनसिमेट्रिकल जब आप पीएचडी या ये सब करोगे तब आपको बताया जाएगा। अभी हम लोग हाईली सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे स्फेयर रहेगा, क्यूब रहेगा और सिलेंडर रहेगा मैक्सिमम। ठीक है, तो गॉस लॉ आप इस बात को लिख सकते हैं, सब लोग लिखे, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लिखना शुरू करें सब लोग। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल केसेस। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल केसेस। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल केसेस, ब्रैकेट में लिखिए आप सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। Gauss law is valid for all cases, symmetrical or unsymmetrical. Bracket close. But if we have to calculate electric field, Gauss law is valid for all cases, bracket में symmetrical or unsymmetrical, bracket close. But if we have to calculate electric field, यूजिंग गॉस लॉ, अभी गॉस लॉ का हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे। एक मिनट सब लोग सुने जरा, अभी हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, क्योंकि गॉस लॉ आपने देखा कि गॉस लॉ क्या था, फ्लक्स निकाला था हमने, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस, और ये बराबर था क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो इस चीज का हम लोग यूज करेंगे और यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड डेराइव करेंगे। जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था नॉर्मल से, नॉर्मल फिजिक्स से, मैथ से। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन देखेंगे गॉस लॉ से, कि गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन कैसे होता है। मेन एप्लीकेशन गॉस लॉ का यही है और फ्लक्स में। ठीक है, सो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। सो गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करेंगे। तो उसी संदर्भ में, लाइक उसी सेक्शन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि जो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट फॉर बोथ। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस लॉ का यूज करके, लिखे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, लिखना शुरू करें। गॉस लॉ इज वैलिड फॉर ऑल केसेस, ब्रैकेट सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, ब्रैकेट क्लोज। बट इफ वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ, but if we have to calculate electric field using Gauss law, comma, it is possible only for highly symmetrical cases, comma, it is possible only for highly symmetrical cases. Gauss law is valid for all cases, bracket, symmetrical or unsymmetrical. But if we have to calculate electric field using Gauss law, comma, it is possible only for highly symmetrical cases. It is possible only for highly symmetrical cases. मैंने बताया कि अब गॉस लॉ का हम लोग यूज करेंगे। अभी आपको फ्लक्स का थोड़ा बहुत आइडिया आ गया कि फ्लक्स कैसे निकालते हैं, फ्लक्स क्या होता है। अब इसी फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसी का यूज करके जो आप टर्म ये देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ये टर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसी गॉस लॉ का यूज करके मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन करूंगा अलग अलग सरफेसेस के लिए। जैसे आपने चार्ज कल देखा था ना, किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते हैं अपन, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको गॉस लॉ के थ्रू भी दिखाऊंगा कि ये कैसे वैल्यू आती है।
ठीक है, तो गॉस लॉ का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, तो ये गॉस लॉ सिमेट्रिकल के लिए भी है, अनसिमेट्रिकल के लिए भी है। फ्लक्स नेट फ्लक्स होता है, जितने भी चार्जेस हैं स्पेस में सबके कारण फ्लक्स होता है, लेकिन चार्जेस वही लेंगे जो इनसाइड गॉसियन सरफेस होता है। सर गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस। तो ये एक बात था आपके पास। दूसरा जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ कि एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको डेरिवेशन दिखाऊंगा गॉस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाली जाती है। उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई करें। लेट्स से एक बाउल है हेमिस्फीयर। ठीक है, क्वेश्चन है, सब लोग करेंगे। ठीक है, एक बाउल है हेमिस्फीयर, ऐसा कुछ, जिसमें जेम्स में ब्रेकफास्ट मिलता था, चोकोज एंड मिल्क। तो ऐसा कुछ है, मैंने उल्टा रख दिया है। हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर है। ठीक है, जैसे कटोरा लेते हो जिसमें आप लाइक दाल खाते हो या कुछ भी, आप गुलाब जामुन रख के खाते हो, तो आपका वो हेमिस्फेरिकल होता है। तो उसके सेंटर पे मैंने एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। ठीक है, आपको बताना फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, फाई थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस। इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से, यानी कटोरा जो है, जैसे कटोरा आपने उल्टा रखा, उसके सेंटर पे, मतलब नीचे उसका सेंटर होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, तो उसके सेंटर पे मैंने एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो आपको बताना फ्लक्स उस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कितना हो रहा होगा, निकल रहा होगा, हेमिस्फेरिकल सरफेस। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी लोग बताएं क्या आंसर आ रहा है। यस सर, Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, बाकी लोग भी बताएं। नीट वालों लोगों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये सब आंसर। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। Q/2 एप्सिलॉन नॉट। बाकी लोग भी बताएं। हाँ, जैस्मिन क्या आंसर आ रहा है? Q/2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, गुरनूर देखो, अभी तुम्हें पता है कि अगर सर मुझे फ्लक्स निकालना है सर सरफेस पे, ठीक है, समझो इस चीज को सरफेस से नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे कि ये था हेमिस्फेरिकल बाउल, कटोरा। ठीक है, उसको तुमने क्लोज कर दिया और उसके सेंटर पे तुमने प्लस क्यू रख दिया है। सबसे पहले फ्लक्स निकालना है, तुम्हें क्या चाहिए? गॉसियन सरफेस। देखिए इस चीज को आप समझे, अगर आपको फ्लक्स निकालना है तो सबसे पहले आपको विजुलाइज करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस कैसा होता है सर? इमेजिनरी क्लोज सरफेस। तो अगर मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जो भी ये हेमिस्फेरिकल बाउल है इसको मैं क्या कर दूं, एक उल्टा कटोरा लाके ऐसे ढक दूंगा। तो अब देखो ये क्लोज हो गया, सो दिस कैन बी रिगार्डेड एज गॉसियन सरफेस। अब ये जो हुआ कंप्लीट कटोरा, या मतलब आप बोल सकते हो कंप्लीट स्फीयर हो गया। क्लियर है? तो ये मेरा क्लोज सरफेस हो गया। फ्लक्स के लिए आपको क्लोज सरफेस दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फ्लक्स केवल गॉसियन सरफेस के लिए डिफाइन किया गया है गॉस लॉ के लिए। सो गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया क्लोज सरफेस। अब इस क्लोज्ड स्फीयर से अगर मुझे फ्लक्स बताना है तो मैं फ्लक्स क्या बताऊंगा? क्यू इनक्लोज चार्ज है, I नॉट। क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनक्लोज चार्ज कितना है? क्यू, छोटू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे स्फीयर से, कंप्लीट स्फीयर से कितना फ्लक्स आएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है? सिमेट्रिकल है, तो आधे स्फीयर से कितना जाएगा? उसका आधा।
आधे स्फीयर से कितना जाएगा, उसका आधा, तो क्यू इन टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई आधा मतलब हाफ 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए मैंने बोला कि अभी हम लोग जो भी गॉस लॉ पढ़ रहे हैं हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए पढ़ेंगे, अनसिमेट्रिकल के लिए आपको नहीं पढ़ाया जाएगा बिल्कुल भी अगले 5-7 साल, ठीक है। आपको केवल सिमेट्रिकल केसेस के लिए पढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्फीयर क्या है, हाईली सिमेट्रिकल है ये। तो इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो टोटल स्फीयर के थ्रू कितना जा रहा है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आधे के थ्रू कितना जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं आपको एरिया से समझा सकता हूँ, लेट से सब लोग सुने कि लेट से इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ से जो नंबर ऑफ फिल लाइंस निकल रही होगी लेट से 20 हो गई, तो 20 निकल रही होगी, टोटल सरफेस से फ्लक्स कितना हो जाएगा 20, तो आधे से कितना हो जाएगा 10, उसका हाफ। सो ऐसे फ्लक्स को आपको देखना पड़ेगा हाईली सिमेट्रिकल केसेस के लिए। दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? अभिनीत, क्या ये क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। ओके, अमितोज क्लियर है ये क्वेश्चन? Yes, sir. अगर यही हेमिस्फेरिकल बाउल था ये ऐसा, ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या था, प्लस क्यू था, तुमने रखा था, सॉरी मैंने ही रखा था, सो ये प्लस क्यू था, और यहाँ पे अगर मैं एक छोटू चार्जेस का छोटा भाई रख दूं क्यू, दूसरा सेम, तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, सो फ्लक्स थ्रू हेमिस्फेरिकल सरफेस, ये दूसरा क्वेश्चन। इस केस में फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, Q by 2 epsilon naught. ओके। शिवांगी गोयल आप बताएं, इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? सर क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सेम ही होगी। सेम होगी। हाँ जैस्मिन बताए आंसर। सेम होगी। सर ठीक है, सर ओपन है ऊपर से, क्या ओपन है ये ऊपर से ऊपर से मतलब? ऊपर से ओपन है ये। हाँ ऊपर से ओपन है, ओके तो भी सेम ही होगी, क्योंकि अगर तुम गॉसियन सरफेस बनाओगे तो सेम गॉसियन सरफेस यहाँ पे आएगा, ऐसे मैंने इसको क्लोज कर दिया, लेकिन इस चार्ज के कारण इस गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगा है, इस चार्ज के कारण इस गॉसियन सरफेस पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स जीरो, जो मैंने बनाया है आपके लिए। तो इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा इस फ्लक्स में, जीरो। तो ये फाई नेट निकालोगे, लेकिन फाई नेट की वैल्यू वही होगी जिस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज होगा क्यू। सो अभी भी फ्लक्स की वैल्यू सेम ही आएगी। दैट इज व्हाई दिस इज नेट फ्लक्स ड्यू टू ऑल चार्जेस प्रेजेंट इन द स्पेस। लेकिन चार्जेस कौन सा लेंगे, जो गॉसियन सरफेस के इनसाइड होगा। ओके, नाउ लेट्स से मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, ठीक है, कोई एक क्लोज सरफेस मैं बना रहा हूं आपको, 3D में क्लोज है, लेट से आप क्यूब मान सकते हो, ठीक है, 3D में क्लोज सरफेस बना रहा हूं, 3D में क्लोज सरफेस है, आप क्यूब की तरह बिहेव कर सकते हो, ठीक है। यहां से कुछ फ्लक्स निकल रहा है, यहां से कुछ फ्लक्स निकल रहा है, और यहां से भी कुछ फ्लक्स निकल रहा है। लेट्स यहाँ से 10 फ्लक्स है, यहाँ से 20 है, और यहाँ से 30 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फ्लक्स इंटर कर रही है, लेट्स से 15। तो आपको बताना है इसके अंदर कितना इनसाइड चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा इसके अंदर, इस क्लोज 45। कितना होगा वो बताए सब लोग। इस क्लोज सरफेस के अंदर 3D में क्लोज है ये, इनसाइड चार्ज कितना होगा? 45 into epsilon. 45 एप्सिलॉन नॉट। और लोग भी बताएं। यस सर 45 एप्सिलॉन नॉट। ओके 15, ओके और लोग बताएं।
गुरमन अगर है तो गुरमन से मैं आंसर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या होगा आंसर जैस्मिन? पता नहीं सर, आया नहीं। पता नहीं, आया नहीं आंसर, समझ में नहीं आया। समझ 60 एप्सिलॉन नॉट होगा। ओके, कोई नहीं। हाँ, क्या बोलते हैं, अमितोष बताएं। 45 एप्सिलॉन नॉट। 45 एप्सिलॉन। देखो यार, मैंने अभी बताया था, अगर आपने ध्यान दिया हो लास्ट क्लास में, तो फ्लक्स जो आप लिखते थे वो नेट फ्लक्स होता था इज इक्वल टू कितना चार्ज इनसाइड है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो नेट फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मैंने आपको बताया था, अगर डायरेक्शन आपको ध्यान हो फ्लक्स का, कि जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा उसको पॉजिटिव लेना है आपको, और जो इनसाइड फ्लक्स होगा उसको क्या लेना है? नेगेटिव। ध्यान है क्या आप लोगों को? मैंने फ्लक्स का डायरेक्शन बताया था कि जो फ्लक्स निकल रही होगी सरफेस से, क्लोज सरफेस से, उसको आपको पॉजिटिव लेना है, और जो इंटर कर रही होगी उसको नेगेटिव लेना है। इट इज सेम लाइक, अगर आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होता है? आउटसाइड होगा, और नेगेटिव चार्ज के कारण जो भी होगा वो इनसाइड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिंक करती है। तो अगर मुझे नेट फ्लक्स लिखना है तो मैं नेट फ्लक्स लिखूंगा 10 प्लस 20 30 प्लस 30 60। सो 60 का प्लस हो गया, और ये माइनस कितना है? 15। सो दिस इज नेट फ्लक्स, और इसको कर दूंगा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ से क्यू इन मैं बोल सकता हूँ कि इस क्लोज सरफेस के अंदर जो इनसाइड चार्ज होगा दैट विल बी 45 एप्सिलॉन नॉट। नो सर, हाँ, फिर बताओ क्या होगा? 60 एप्सिलॉन नॉट। 60 एप्सिलॉन नॉट कैसे? सर जो अंदर चार्ज है वो जितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है उसी को हाँ, देखेंगे, क्योंकि बाहर वाला तो किसी और चार्ज की वजह से आ रहा है। बाहर वाला किसी और चार्ज की वजह से आ रहा है। यस सर, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि सर अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। अंदर दोनों चार्ज हो सकता है, अभी तो दोनों एक बताया था। साथ, क्या? फिर कुछ नेट चार्ज होगा ना अंदर। हाँ, वही तो, ये क्यू नेट आ गया ना। क्यू इनसाइड क्या है? नेट ही चार्ज तो है, नेट चार्ज इनसाइड। फिर तो हो सकता है सर। देखिए सब लोग, डाउट अच्छा है इसका। ये बोल रहा है कि सर मैं तो 60 लिखूंगा, 10 प्लस 20 30 और 30 60, मैं इसको काउंट नहीं करूंगा। ठीक है, 60 नहीं होगा। यहाँ पे कुछ प्लस का क्यू हो सकता है, और यहाँ पे कुछ माइनस का क्यू हो सकता है। तो जब क्यू इन लिखोगे नेट चार्ज, तो नेट चार्ज तुम्हें लिखना पड़ेगा टोटल, प्लस का जो भी Q1 Q2, माइनस का जो भी था Q1 Q2, सबको नेट Q इन लिखना पड़ेगा। मैं पीछे वाली स्लाइड कर रहा हूँ आपको, ताकि वहां पे आपको क्लियर आया। देखिए यहाँ पे सब लोग, जो आपने लिखा था Q इन, जो Q इन आपने लिखा था, अगर आपको ध्यान हो तो Q इन क्या लिखा था मैंने? टोटल, कि इनसाइड गॉसियन सरफेस कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो टोटल चार्ज आपको लिखना पड़ता है। तो हो सकता है गॉसियन सरफेस के अंदर प्लस का भी चार्ज हो और माइनस का भी चार्ज हो, तुम बाहर से ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हो। सो क्यू इन टोटल आपको निकालना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जो आपका स्लाइड था ये, कि जो टोटल क्यू इन होगा, मैं क्या लिखूंगा? नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, और नेट फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा उसको पॉजिटिव लिखूंगा, और जो इनसाइड फ्लक्स होगा उसको नेगेटिव लिखूंगा। और यहाँ से मैं क्यू इन बता दूंगा कि अंदर जो होगा, क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज जो होगा वो इतना होगा। क्लियर है क्या? दिस इज नॉट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सर रहा है। हाँ बताओ। अगर ये दूसरे चार्ज की वजह से आता तो दूसरी तरफ से निकल जाती फील्ड लाइन, है ना। बिल्कुल, दिस इज वैल्यू ऑफ फ्लक्स नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। 15 जो है, अगर मुझे यूनिट लिखना है तो यूनिट लिख देता हूँ, ई डॉट डी एस, आप यूनिट लिख सकते हो। ई डॉट डी एस यूनिट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर कूलम, और एरिया तो एरिया यानी मीटर स्क्वायर। यूनिट मुझे लिखना है तो मैं मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये यूनिट होगा।
So this is the value of flux which is going outside 10, 20, 30, and this flux 15 is coming inside. So net flux will be this and Qin will be this. Clear है question? Yes, sir. Okay. हाँ गुरनूर, ये क्वेश्चन क्लियर है? Yes, sir. Clear है. Okay. So next thing we are going to discuss. अभिनीत, क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या? Yes, yes. ठीक है. So next thing मैं आपको एक derive कर रहा हूँ, ठीक है, कि derivation of electric field using Gauss law. Derivation. सर एक छोटा सा क्वेश्चन है. हाँ बताओ. सर पिछले क्वेश्चन में अगर वो हमें इंडिपेंडेंट चार्जेस निकालने को बोलते तो हम निकाल सकते हैं? इंडिपेंडेंट चार्जेस किस सेंस में? मतलब जितने वो फ्लक्स हैं उनका अलग अलग चार्ज. नहीं, अलग अलग नहीं निकाल सकते हो, हमेशा नेट चार्ज निकलेगा. हमेशा नेट चार्ज आएगा तुम्हारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर. ठीक है सर. अलग अलग तुम बता नहीं सकते हो कि 15 के कारण कितना चार्ज होगा, ये अपन कमेंट नहीं कर सकते हैं. हमेशा नेट फ्लक्स निकलेगा और नेट चार्ज निकलेगा क्लोज सरफेस के अंदर. क्लियर है? यस सर. ओके. अब मैं डेरिवेशन करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूजिंग गॉस लॉ. देखिए, जब भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी रहता है. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्लैरिटी नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं. एनसीईआरटी में बिल्कुल आपको बोर्ड के एग्जाम में लिख के आएगा कि डेराइव दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ. तो जो भी आपका जो भी कॉपी चेक करेगा वो देखेगा कि बच्चे ने गॉस लॉ से इसको डेराइव किया है कि नहीं. तो अगर आपका एनसीईआरटी बोल रहा है कि यूजिंग गॉस लॉ करना है तो आपको गॉस लॉ करना पड़ेगा. बट कॉम्पिटिटिव में आप बिल्कुल क्लियर है, वहां पे आपका कोई थ्योरी नहीं चेक करेगा, आपको बस आंसर टिक करना रहता है. तो वहां पे आपको जो अच्छा लगे, जो आपको इजी समझ में आए, आप निकाल सकते हो. बट जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आपको दोनों आना चाहिए क्योंकि दोनों बेस्ट मेथड है. कहाँ पे कौन एप्लीकेशन होगा, आपको अपना दिमाग यूज करके उसका सही आंसर टिक करना पड़ेगा. बट बोर्ड में जब थ्योरी लिखना हो तो जैसा अगर बोल रहा है गॉस लॉ तो गॉस लॉ आप यूज करें. क्लियर? पहले एक छोटा डेरिवेशन मैं कर रहा हूँ कि मेरे पास कोई क्यू चार्ज है, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, किसी भी कोई चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है. ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अलग अलग नाम से पढ़ेंगे. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिख देता हूँ. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. ये सारे डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं गॉस लॉ का यूज करके. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है. ठीक है, मान लो कोई पॉइंट चार्ज है मेरे पास, लेट से क्यू चार्ज है, ठीक है. क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और इस चार्ज से लेट से किसी आर डिस्टेंस पे मुझे बताना है, कोई पी पॉइंट है, यहाँ पे मुझे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू. तो तुम्हें पता है सर, किसी भी चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है. तुम निकाल सकते हो आराम से. और डायरेक्शन तुम्हें पता है. डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी बाहर की तरफ और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट करेगी या सिंक करेगी चार्ज की तरफ. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होता है. नंबर आपको के क्यू बाई आर स्क्वायर से निकालना पड़ेगा. सो पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. अब मैं गॉस लॉ का यूज करूंगा और देखें. सबसे पहले जब भी आपको गॉस लॉ का यूज करना हो तो आपको बनाना पड़ेगा गॉसियन सरफेस. गॉसियन सरफेस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गॉस लॉ. सो गॉसियन सरफेस क्या होगा? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस. क्लियर है? एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस क्या बनाऊंगा? देखो, क्लैरिटी में आपको दे रहा हूं कि जो भी गॉस लॉ आपको +2 में पढ़ना है, या तो आपका गॉसियन सरफेस स्फीयर हो सकता है, सिमेट्रिकल, हाईली सिमेट्रिकल होते हैं ये लोग, क्यूब हो सकता है, ठीक है. बहुत रेयरेस्ट केस में क्यूबॉइड होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर, क्योंकि क्यूबॉइड आपको नहीं पढ़ना है. क्यूबॉइड का अलग अलग शेप, अलग अलग डायमेंशंस होते हैं. तो स्फीयर हो सकता है, क्यूब हो सकता है और दूसरा होगा सिलेंडर. तो 3 ही गॉसियन सरफेस अपने सिलेबस में है और मेनली 3 पे ही हम लोग बात करेंगे, स्फीयर, क्यूब और सिलेंडर. तो यहाँ पे मुझे गॉसियन सरफेस जो बनाऊंगा मैं, ये गॉसियन सरफेस के लिए मैंने बताया कि 3 हाईली सिमेट्रिकल आपके पास सरफेस है, ठीक है.
तो 3 तरीके के ही हम लोग गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश करेंगे। जो भी आपके पास क्वेश्चन है आप 3 सरफेस के थ्रू ही सोचें, ठीक है। क्यूब भी बहुत रेयरेस्ट में आएगा, क्यूब बहुत रेयरेस्ट में आपके पास आएगा गॉसियन सरफेस। स्फीयर और सिलेंडर आ सकते हैं, ठीक है। तो स्फीयर में बनाऊंगा, अगर मुझे गॉसियन सरफेस बनाना है तो आर डिस्टेंस पे, इस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे मैं गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। और वो गॉसियन सरफेस कैसा होगा, वो गॉसियन सरफेस ऐसा कुछ होगा। मैं डॉटेड लाइन से इमेजिनरी को शो करूंगा। तो लेट से अगर मुझे बनाना है तो इस टाइप का कुछ गॉसियन सरफेस मैं बनाऊंगा, ठीक है। ऐसा, ठीक है। हालांकि परफेक्ट नहीं बना तो आप मैनेज कर लेना। सो दिस इज स्फेयर, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस मैं लिख सकता हूँ, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये सब आपको लिखना पड़ेगा जब आप बोर्ड का एग्जाम दोगे तो। स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, तो मैंने गॉसियन सरफेस कैसा बना, स्फेरिकल, तो मैंने लिख दिया। सो क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे मैंने गॉसियन सरफेस बना लिया, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कुछ लोग समझ में आ रहा है, मैंने 2D पे दिखाया, ये 3D में है, मतलब 3D में आप समझे इस चीज को। जैसे नारियल है तो नारियल के अंदर स्पेस है, ठीक है। हॉलो स्फेरिकल या हॉलो स्फेयर अगर आप सोच पा रहे हो तो हॉलो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ये। तो ये मैंने गॉसियन सरफेस बना दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, अब मैं गॉस लॉ का यूज करूंगा, यूजिंग गॉस लॉ, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का यूज करूंगा मैं। गॉस लॉ क्या बोला, गॉस लॉ बोला कि जो भी ई डॉट डी एस, देखिए अब कैसे मैं यूज करूंगा। ई डॉट डी एस जो होता है, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एस, दैट्स व्हाई दिस गोला इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन होगा क्लोज सरफेस पे होगा। तो लाइन इंटीग्रेशन यानी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मेरा, गॉस लॉ का यूज किया मैंने, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक आर डिस्टेंस पे क्या होगी, कांस्टेंट। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा और लाइन इंटीग्रल डीएस लिख लूंगा मैं, इज इक्वल टू इनसाइड जो चार्ज है इस गॉसियन सरफेस के अंदर, जो इनसाइड चार्ज है वो केवल क्यू है, और क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट मैं इसे लिख लूंगा। अब डीएस का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको एरिया देगा, कंप्लीट एरिया देगा, ये स्फेयर का कंप्लीट एरिया दे देगा ये इंटीग्रेशन आपको, ये इंटीग्रेशन आपको देगा स्फेयर का कंप्लीट एरिया। तो स्फेयर का कंप्लीट एरिया, क्योंकि जो भी इंटीग्रेशन ये होगा क्लोज सरफेस पे होगा, टोटल क्लोज सरफेस पे, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्फेयर का एरिया, सरफेस एरिया। तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है आपको पता है कि ई, ठीक है, और डॉट था तो cos 0 1 हो गया, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। किसी को डाउट है क्या सर ये cos 0 कैसे हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल? अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, जैस्मिन कैसे होगा cos 0 की वैल्यू, cos थीटा 0 कैसे होगा, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0 कैसे है, आप मुझे बताएं। सर क्योंकि वो जो एरिया वेक्टर होते हैं वो भी बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही लेते हैं हम, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी बिल्कुल परपेंडिकुलर ही जा रही हैं, तो अगर हम वो देखें तो 0 ही हो जाएगा थीटा। बिल्कुल, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, रेडियस के अलावा होगा, क्योंकि रेडियस ही सरफेस पे परपेंडिकुलर होगी, तो इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसी डायरेक्शन में आपका एरिया वेक्टर भी होगा। इसी डायरेक्शन मैंने अलग बना दिया, इसी डायरेक्शन में आपको एरिया वेक्टर भी होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड नॉर्मली टू द सरफेस। बिल्कुल रट के रखे सब लोग, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मली टू द सरफेस। तो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा, दैट्स व्हाई डॉट वैल्यू cos थीटा 0, सो cos 0 विल बी 1। सो ई मैंने बाहर ले लिया और इसके साथ एरिया में मल्टीप्लाई कर दूंगा, और ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S फॉर सरफेस एरिया मैं यूज करता हूं, सरफेस एरिया। कुछ लोग DA भी लिखता है, वो भी बात सही है। सो सरफेस एरिया, सो अगर आपको लिखना है
तो सरफेस एरिया आप क्या लिखोगे? लेट्स से नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे स्पेस खत्म हो रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा? अभी आपने देखा कि ये ई था और साइड में एस आ गया सरफेस एरिया, और इसको आपने क्या लिखा? क्यू, जो कि इनसाइड था, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई, और ये देखो सरफेस एरिया आप क्या लिखोगे स्फीयर का? 4 पाई, सॉरी छोटू आर था, तो यहाँ पे आपको छोटू आर लिखना पड़ेगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको लिखना है तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। इसको और अच्छे तरीके से लिखोगे तो आप के क्यू अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो उस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि सेम वैल्यू होगी। आपको अगर पता हो, पता है सबको? पता है क्या यार? सबको तो पता ही है। सो क्यू, किसी भी क्यू के कारण किसी भी पॉइंट पे क्या लिखोगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो मैंने गॉस लॉ का यूज किया, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा। इनसाइड दिस गॉसियन सरफेस इज only charge q and divided by epsilon naught. So and close integration of ds will give you simple total area s, and surface area of sphere I can write 4 pi r square. So 4 pi square is here, and I'll manipulate some expression and I'll get kq upon r square. So this is electric field due to a point charge using Gauss law. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. ऐसे ही गॉस लॉ का यूज करके मैं आपको सेल का बताऊंगा, सॉलिड स्फीयर का बताऊंगा, सिलेंडर का बताऊंगा, इनफाइनाइट शीट का बताऊंगा। इनफाइनाइट शीट के कारण कितना होता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान है क्या सबको? ठीक है। Yes, sir. सबका डेरिवेशन अपन 3-4 डेरिवेशन करेंगे जो हमने वहां पे छोड़ा था, यहाँ पे हम लोग करेंगे। सेल, सॉलिड स्फीयर, सिलेंडर और इनफाइनाइट शीट। सो आई थिंक टाइम हो गया अपना। क्या टाइम हो रहा है, कोई बता सकता है क्या? आई डोंट वॉच राइट नाउ। 11:53. ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं डेरिवेशन करूंगा, इसी के आगे कंटिन्यू करूंगा। सो नेक्स्ट क्लास के लिए आप होमवर्क लिखे सब लोग। आप होमवर्क जरूर ट्राई करें, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। मैं आपको बार बार यही बोलते हैं कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। होमवर्क लिखे सब लोग, क्वेश्चन बैंक में जो मैं आपको क्वेश्चन दो आप वहीं ट्राई करें, बाकी नहीं होगा आपसे। सब लोग नोट करेंगे। क्वेश्चन बैंक में आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 90 ट्राई करना आप, ठीक है। 93 ट्राई करना, 94 ट्राई करना, 95 ट्राई करना और 96 ट्राई करना। 96, उसके बाद 101 करना आप लोग, फिर 102 करना, देन 103, देन 107, देन 110, सॉरी 110 क्या होता है, 110। ओके, सो दिस इज 103, दिस इज 3, 103, ये 103 है, ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चंस आप ट्राई करना होमवर्क में क्वेश्चंस बैंक का। सो क्वेश्चन बैंक का ये क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा, फिर मैं आपको डेरिवेशन करूंगा, आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अगर आपको डाउट है तो आप हेजिटेट ना करें, हमेशा डाउट पूछे। क्लास के स्टार्टिंग में आप डाउट पूछे, ड्यूरिंग क्लास पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं डाउट। आपको पर्सनल डाउट है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। तो इस चीज़ का फायदा उठाएं और अपने डाउट क्लियर करें, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। Thank you, sir. Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक्स। ओके, ठीक है जितेंद्र, तुम भेज देना डेट्स, आई विल शेयर। ओके, थैंक यू एवरीवन, आई एम एंडिंग दिस सेशन।